हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ। ओके डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हम ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आप लोग इसके पहले जो मैंने किरचॉफ लॉ का वीडियो बनाया हुआ है आप उसको अच्छे से वॉच किए होंगे और आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हो गए होंगे। क्योंकि अगर आपको एप्लीकेशन किरचॉफ लॉ का पढ़ना है तो किरचॉफ लॉ आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अगर डियर स्टूडेंट आप किरचॉफ लॉ अप्लाई करना नहीं जानते हैं तो आपको एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होगी। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने 1 घंटे का वीडियो बनाया है जिसमें KVL और KCL दोनों को मैंने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। 1% डाउट आपको नहीं होगा अगर आप उस वीडियो को टिल द एंड वॉच करेंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने वीडियो को टिल द एंड वॉच किया तो कभी लाइफ में आप KVL और KCL अप्लाई करने में चूकेंगे नहीं। तो आज की क्लास एकदम बेहतरीन एनर्जी के साथ लेनी है और आपको मैं ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले जितने भी एप्लीकेशन हैं इसके सारे एप्लीकेशन KVL लॉ पे बेस्ड हैं। तो अगर आपको एप्लीकेशन पढ़ना है तो KVL डियर स्टूडेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो आज कन्फ्यूजन मैं पूरा सही कर दूंगा। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करेंगे, अगर KVL में कन्फ्यूजन अभी तक थोड़ा बहुत क्रिएट भी हुआ है तो आज वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ओके, ये टॉपिक बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एंड नीट एग्जामिनेशन के लिए एंड IIT मेंस एडवांस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करता हूँ इस टॉपिक को पूरी एनर्जी के साथ। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हाट इज व्हीट स्टोन ब्रिज? तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें 4 रजिस्टर होते हैं। ओके, और ये सारे के सारे रजिस्टर रेक्टेंगल के आर्म पे होते हैं। एक फिगर आपको दिख रहा है, दिस फिगर इज आल्सो नोन एज ब्रिज। इसको हम कहते हैं, जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड ब्रिज। चूंकि ये स्ट्रक्चर एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है और इसके हर आर्म पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड ब्रिज। व्हीट स्टोन ने इस ब्रिज के बारे में एनालिसिस किया हुआ है और उन्होंने ये बताया है कि अगर यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस सारे आर्म पे गिवन है, कोई एक रेजिस्टेंस अगर अननोन है, उसकी वैल्यू हम इस कंसेप्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये एक ऐसा अरेंजमेंट है रजिस्टर का जिसमें हम किसी एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ गिवन 3 रेजिस्टेंस से हम फाइंड आउट करते हैं। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ये रेजिस्टेंस P है, ये रेजिस्टेंस Q है, ये रेजिस्टेंस R है और ये रेजिस्टेंस S है। मैंने अज्यूम किया रेजिस्टेंस S इज ए अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ पे S जो है दिस इज अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, और इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S। आपको S की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एकदम कंसंट्रेशन बनाओ, मजा आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है रेक्टेंगल का एक बैटरी से कनेक्ट है। मैंने सपोज किया कि बैटरी का पोटेंशियल V है। आपको पता है कि अगर ये बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल है तो करंट हमेशा कन्वेंशनल करंट प्लस वाले बैटरी से पोलैरिटी से फ्लो करता है और यहाँ पे फिर एंटर कर जाएगा करंट। आपको क्या करना है, यहाँ पे S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे सबसे पहले व्हीट स्टोन ने ये सपोज किया कि अगर ये ब्रिज बैलेंस है, अगर ये ब्रिज बैलेंस है उस केस में
P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होगा। ओके, इन कंडीशन ऑफ बैलेंस ब्रिज, इन कंडीशन ऑफ ब्रिज इज बैलेंस, तो इस कंडीशन में अगर ब्रिज बैलेंस है तो उस केस में व्हीटस्टोन ने ये देखा कि जो P बाई क्यू है ये R बाई एस होगा। ब्रिज बैलेंस होने का मतलब ये हुआ कि गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन होगा, नो करेंट इन गैल्वेनोमीटर, नो करेंट इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में डियर स्टूडेंट कोई करंट नहीं है, नो करंट इन गैल्वेनोमीटर, नो डिफ्लेक्शन, यहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इस केस में व्हीटस्टोन ने ये देखा कि P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होता है, ऐसा उन्होंने देखा, P बाई इक्वल टू R बाई एस। क्लियर कंसेप्ट है। अब हम इस चीज को चल रहे हैं प्रूफ करने के लिए। P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस कब होगा? जब IG का मान 0 होगा, मीन्स नो करेंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। अब मैं इस चीज को चल रहा हूं प्रूफ करने के लिए, इसी को प्रूफ करना है, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस को प्रूफ करना है। कैसे होता है? यहां से आपको क्या करना है, S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम S की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे तो S का मान क्या मिलेगा आपको? R क्यू बाई P। अगर आपको R क्यू P गिवन है तो आप S का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। इस चीज को मैं डिराइव करने चल रहा हूं। कैसे डिराइव करेंगे? तो आंसर है किरचॉफ लॉ की हेल्प से हम डिराइव करेंगे। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं KVL अप्लाई करूंगा एंड KCL अप्लाई करूंगा, तो आप कंसंट्रेशन बनाओ, अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो ये क्लियर होने वाला है। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैं चल रहा हूँ P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस प्रूफ करने के लिए, इसको डिराइव करने के लिए मैं चल रहा हूँ। क्या आपको डिराइव करना है? आपको बताना है P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, इसी को डिराइव करना है, इसी को डिराइव करना है, इसी को डिराइव करना है। कैसे करना है डिराइव? तो आंसर KVL एंड KCL की हेल्प से करना है। सबसे पहले मैंने सपोज किया इस बैटरी से I करंट फ्लो कर रहा है। ये डिराइव करने के बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो NCERT में गिवन है, जो एग्जाम में आते भी हैं। अब अगर यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे दो रास्ते हैं जाने के, एक इधर और एक इधर। अगर मैंने अज्यूम किया कि इधर करंट जा रहा है I1, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, इधर करंट I1 गया तो इधर करंट क्या होगा? आप कहेंगे नेट करंट I था, I1 इधर गया तो इधर कितना जाना चाहिए? आंसर I माइनस I1, मतलब फ्रॉम KCL से ये हो जाएगा I माइनस I1, या मैं इधर लिखता हूँ ये करंट जो होगा I माइनस I1 होगा। फ्रॉम KCL से हुआ, चूंकि आपको पता है कि KCL का कंसेप्ट ये है कि सिग्मा I बराबर 0। अगर आप यहाँ पे नेट I निकालोगे तो उसका आंसर 0 आएगा। आने वाली करंट जाने वाली करंट बराबर भी होती है। अब इस जंक्शन पे आप पहुँचो, मैंने अज्यूम किया कि यहाँ पे करंट गई IG, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अभी बैलेंस कंडीशन में 0 होगा, बट अभी हम मान रहे हैं कि यहाँ पे करंट IG जा रही है। अब आप ये बताओ, अगर करंट IG इधर गई तो फिर BC डायरेक्शन में कितना करंट जाएगा? I1 यहाँ से निकला और IG अगर इधर चला गया, इसका मतलब बचा कितना? तो बचा I1 माइनस IG जो करंट है ये डियर स्टूडेंट BC जो Q रेजिस्टेंस है उससे क्रॉस होगा। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे करंट I माइनस I1 आ रही है, यहाँ पे करंट IG आ रही है, दोनों करंट यहाँ पे ऐड होंगी। इसके बाद फ्रॉम KCL से अगेन ऐड होने के बाद जाने का रास्ता सिर्फ एक इधर से है। इसका मतलब यहाँ जो करंट होगा ये हो जाएगा IG प्लस I माइनस I1, ये हो गया करंट जो S से क्रॉस करेगा। अब यहाँ पे ये करंट और ये करंट जब हम ऐड करेंगे दोनों, तो I1 से I1 कट जाएगा, क्योंकि प्लस ये माइनस है, IG से IG कट जाएगा, सिर्फ I बचेगा। कहने का मतलब हर एक पॉइंट पे, जितने भी पॉइंट हैं, हर एक जंक्शन पे KCL सेटिस्फाई हो रहा है।
जो भी डाउट आपका था वो क्लियर हो गया, ऐसा मान के चल रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट हम लगाएंगे यहाँ पे KVL, अप्लाई KVL। अप्लाई KVL, किस लूप में हम KVL अप्लाई करेंगे? तो ध्यान दो, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, एक I है, दूसरा I1 है, तीसरा IG है। जब भी हमको 3 वेरिएबल दिखें तो 3 इक्वेशन हमको बनाना पड़ता है, बट यहाँ पे हम सबसे पहले 2 इक्वेशन बनाएंगे। मैं ये सपोज करता हूँ लूप, दिस इज लूप, ये मैं मान लिया कि इस लूप में हम A डायरेक्शन चल रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं, इस तरीके से चल रहे हैं, ये मेरा डायरेक्शन है। मतलब मैं A B D A पे मैं आ रहा हूँ, ये मैं लूप सपोज कर रहा हूँ। इस लूप में अप्लाई करेंगे हम KVL। तो सबसे पहले अप्लाई KVL इन लूप, कौन सा लूप होगा? A से स्टार्ट कर रहे हैं तो A B D मैंने KVL अप्लाई कर दिया। अब ध्यान दो डियर स्टूडेंट, जब भी हम KVL अप्लाई करते हैं तो उस केस में हमको देखना होता है कि हम चल कहाँ से रहे हैं। आपने A लिखा हुआ है, मतलब चलना मुझे A से है। A से हम आगे बढ़े B की तरफ तो हमको मिला एक रजिस्टर, रजिस्टेंस कितना है? P है उसका, और करंट उसमें कितनी जा रही है? I1। और आपने सपोज क्या किया है? आपने सपोज किया है उसी करंट की डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट, जो आपका कंसीडरेशन है ये भी करंट की डायरेक्शन में है। अब याद करो, जब करंट की डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट होता है तब उस केस में पोटेंशियल का ड्रॉप होता है और पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आता है। इसका मतलब यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये -I1 टाइम्स ऑफ G होगा। कहने का मतलब सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा -I1 टाइम्स ऑफ P, ये पहला हुआ, इसके क्रॉस हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे पहुँचेंगे, ये भी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में है और यहाँ का मैंने सपोज किया रेजिस्टेंस कैपिटल G है, करंट IG है, तो यहाँ पे भी आपका बन जाएगा डियर स्टूडेंट IG और साथ में टाइम्स ऑफ G। ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि करंट और कन्वेंशनल करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब जब यहाँ पे जाएंगे हम, अब घूम के हम जब ऐसे इधर जाएंगे D से A की तरफ, तो D से A की तरफ जो करंट यहाँ पे एक्चुअल में आ रही है ये कन्वेंशनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ हम लिखेंगे I-I1 टाइम्स ऑफ R बराबर 0, और कुछ है ही नहीं है। ये आपने पहला इक्वेशन बनाया, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अगेन हमको KVL अप्लाई करना है, किस लूप में? तो BCDB। मैंने फिर अगेन ये सपोज किया, ये मैंने लूप सपोज किया, मैं B से चल रहा हूँ, CD फिर से B पहुँच गया। तो डियर स्टूडेंट अगेन मैं अप्लाई करूँगा, अगेन अप्लाई KVL इन लूप BCDB। B से चलना आपने स्टार्ट किया, B से पहले C की तरफ चलेंगे, रजिस्टर मिलेगा Q, और करंट, कन्वेंशनल करंट और जो एग्जैक्ट करंट, एक्चुअल करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब फिर से माइनस आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ लिखेंगे I1 माइनस IG टाइम्स ऑफ Q। यहाँ पहुँचेंगे, करंट ऐसे है, कन्वेंशनल ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो प्लस के साथ क्या लिखना पड़ेगा? तो आंसर है IG प्लस I माइनस I1 टाइम्स ऑफ S। यहाँ पहुँचेंगे, फिर अगेन गैल्वेनोमीटर के क्रॉस करंट आपकी जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट है, फिर से प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा IG टाइम्स ऑफ G बराबर 0। आपने 2 इक्वेशन बना लिया। अब और भी इक्वेशन आप बना सकते हैं। अगर आप सपोज करें ABC और ये बैटरी अगर मैंने E सपोज किया और EA अगर आप अप्लाई करते हैं तो एक और बन जाएगा इक्वेशन। एक और बना सकते हैं ADC फिर EA, फिर ये बाहर से बना सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे हम 4 इक्वेशन बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं, बट 2 इक्वेशन से हमारा काम चल जाएगा। 2 इक्वेशन हम प्रूव कर देंगे, P/Q = R/S होता है। अब आप डियर स्टूडेंट ये बताओ, अगर ब्रिज बैलेंस है तो उस केस में क्या होना चाहिए? अगर ब्रिज बैलेंस है तो उस केस में क्या होना चाहिए? करंट गैल्वेनोमीटर क्रॉस होगा कि नहीं होगा?
तो आपको पता है इन द बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज IG की वैल्यू 0 होती है। इन द बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज क्या होता है, IG बराबर 0। बहुत ही बेसिक चीज है। अब अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में जहां जहां आपको IG दिख रहा है, अगर आपने वहां पे 0 पुट कर दिया तो क्या बनेगा इक्वेशन, देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बिकम्स, देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बिकम्स, क्या मिलेगा, ध्यान दो, IG यहाँ पे है, आपने रखा ये टर्म पूरा 0 और कहीं नहीं है। इसका मतलब आपको मिला, अगर हम इस माइनस को उधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा सीधे I1P बराबर ये हो जाएगा I माइनस I1 टाइम्स ऑफ R। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ये 0 हुआ, आपने इस नेगेटिव वाले को उधर कर दिया तो पॉजिटिव हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे IG 0 हुआ, यहाँ पे 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया। कहने का मतलब यहाँ पे बचा माइनस I1 टाइम्स ऑफ Q, उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस I1 टाइम्स ऑफ Q बराबर, और यहाँ पे क्या बचेगा I माइनस I1 टाइम्स ऑफ S। ये क्वेश्चन नंबर हुआ 4। अब क्या करना है आपको, ये लाना है। अगर हम इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड कर दें तो I1 कट जाएगा, I माइनस I1 कट जाएगा, क्या मिलेगा, P/Q इक्वल टू R/S। तो नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा P/Q इक्वल टू R/S। आपको S चाहिए तो S बराबर हम क्या पुट करेंगे, S बराबर अगर हम निकालना चाहें तो Q/P इंटू ये हो जाएगा R। दिस इज आंसर। कितना बेहतरीन टॉपिक था ये। तो डियर स्टूडेंट, आपने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर लिया। किरचॉफ लॉ यूज किया हुआ है। किरचॉफ लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो बेसिक हैं, इंपॉर्टेंट हैं। डियर स्टूडेंट, हम सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे। एक अगर ब्रिज बैलेंस है उस केस में, और सेकंड अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है तो उस केस में, ठीक है। बाकी आप लोग करिएगा, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ओके। मैं आजकल अक्सर हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ, आप मुझे चैट करके तुरंत बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ओके। इस लॉकडाउन में मैं एकदम फ्री हूँ और मैं प्रयास करूँगा कि डेली कुछ न कुछ हम आपको प्रोवाइड करते रहें, ओके। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ, फिगर को मिटाना है नहीं, इसी से काम चलाएंगे हम दोनों बार। देखो ध्यान दो, मैं सपोज कर रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन में फर्स्ट जो प्रॉब्लम है इसमें डियर स्टूडेंट यहाँ पे है 1 ओम और ये है 2 ओम और यहाँ पे है फिर से 3 ओम और यहाँ पे है नहीं यहाँ पे 2 ओम और फिर ये है 4 ओम। ये क्वेश्चन में गिवन है। आपको बताना है फाइंड इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस व्हेन, फाइंड इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन में बताना फाइंड इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C, बिटवीन पॉइंट A एंड C, ये आपका सवाल है। A और C के बीच आपको बताना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो ध्यान दो, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 है। सबसे पहले आप चेक कर लो कि यहाँ पे P/Q इक्वल टू R/S हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल आपको पता है कि व्हेन, सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस
उस केस में क्या होता है, देन सबसे पहली चीज IG बराबर 0 होता है, और दूसरी बात P/Q इक्वल टू R/S होता है। अब यहाँ देखो 1/2, अब यहाँ पे P के स्थान पे 1 है, Q के स्थान पे 2 है, R के स्थान पे 2 है, और S के स्थान पे 4 है। बिल्कुल 1/2 बराबर 1/2, 2/4 मतलब 1/2 हुआ। इसका मतलब ब्रिज बैलेंस है यहाँ पे। जब ब्रिज बैलेंस होगा तो हम इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी सर्किट, यूं बन गया। ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 2 ओम, ये 4 ओम। अब ये पॉइंट A और पॉइंट C। बैटरी से कोई मतलब नहीं होता जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। अब ये 1 और 2 सीरीज में, ये 2 and 4 सीरीज में, तो सीधे सीधे हो जाएगा। जब इसका बनाएंगे इक्विवेलेंट सर्किट तो इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ हो गया 3 ओम और यहाँ पे हो गया 6 ओम। अब देख रहे हो कितना सिंपल हो गया। अब ये 3 and 6 पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए, तो आपको पता है कि जब 3 और 6 पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो 3 × 6 डिवाइड बाई 3 + 6, इसका मतलब यहाँ हो गया 18/9, मतलब आ गया 2 ओम। तो बड़ी आसानी से आपने इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जब ब्रिज बैलेंस था उस केस में फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अगला क्वेश्चन ये है कि अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है तब आप क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे। बेहतरीन टॉपिक तो अब स्टार्ट हो रहा है कि अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है तो उस केस में हम गैल्वेनोमीटर क्रॉस करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा सवाल है। अब मैं NCERT का एग्जाम्पल नंबर 3.8 चल रहा हूँ करने के लिए। सेकंड प्रॉब्लम है ये है डियर स्टूडेंट NCERT 3.8, एग्जाम्पल 3.8, एग्जाम्पल 3.8 बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें यहाँ पे दिया हुआ 100 ओम, यहाँ पे है 10 ओम, और यहाँ पे आई थिंक 60, और यहाँ पे 5 ओम। आपको बताना है IG, फाइंड द IG। यहाँ पे आपको IG बताना है। IG का मतलब करेंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, करेंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, ये आपको फाइंड आउट करना है। करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ये मज़ा आ जाएगा आपको। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस ये गिवन है 15, ये है 15 ओम। जैसे मैंने आपको अभी व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट मैंने जैसे आपको बताया KVL अप्लाई करके, वैसे हम चल रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए। कोई भी हम चेंजिंग नहीं करेंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। हम सेम कंसेप्ट जो बार बार मैं यूज करता हूँ उसी कंसेप्ट से हम सारे एप्लीकेशन पढ़ेंगे। KVL इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, जितनी भी उसकी हम तारीफ करें उतनी कम है। हर जगह KVL आपको मिलेगा इस पूरे चैप्टर में। जो KVL सीख गया 3 नंबर उसके फिक्स हैं हर एग्जाम में, हर टाइप के एग्जाम में 3 नंबर उसके फिक्स हैं। KVL सीख लो, पूरी लाइफ आनंद करोगे। देखो आपको बताना डियर स्टूडेंट IG की वैल्यू क्या होगी। डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम KPL अप्लाई करके करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दो, आपको यहाँ पे 3 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है I1 और IG। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे KVL अप्लाई करके हम इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहला काम तो आपने सपोज किया, सबसे पहले लूप ABDA, तो मैं फटाफट कर रहा हूँ, आप ध्यान दो, आप भी मेरे साथ करते रहो और मुझसे पहले करने का प्रयास करो। अप्लाई KVL इन लूप, कौन सा, तो आंसर है ABDA। ए से बी की तरफ चल रहे हैं। करंट I1 है, रेजिस्टेंस 100 है, सेम डायरेक्शन में है, माइनस होगा।
इसका मतलब ये हो गया -100I1। यहाँ पहुँचेंगे सेम डायरेक्शन में है तो माइनस होगा -15IG। यहाँ पहुँचेंगे तो ये प्लस होना चाहिए, चूँकि अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस, यहाँ पे लिखेंगे हम I माइनस I1 टाइम्स ऑफ 60 बराबर 0। बहुत ही सिंपल, आपने यहाँ पे KVL अप्लाई कर लिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ आएगा -100I1 और ये -15IG और +60I और यहाँ पे -60I1 बराबर 0। सबसे पहले I को लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 60I, इसके बाद I1 लिखते हैं 100I1 60I1 तो -160I1, इसके बाद -15IG बराबर 0। अगर हम इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दें तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये यहाँ आएगा 12I माइनस कितना आएगा 32I1 और यहाँ पे आएगा -3IG बराबर 0। आपने ये पहला इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, इसको हम डिब्बे के अंदर बंद कर देते हैं। जैसे आप इतना करेंगे वैसे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगेन हम अप्लाई करेंगे KVL सेकंड, जैसे आपने पहले किया था वैसे हम कर रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। अगेन अप्लाई KVL इन लूप, किसमें BC से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले BC की तरफ चलेंगे, रेजिस्टेंस मिलेगा 10 ओम, करंट सेम डायरेक्शन में है तो माइनस लिखना पड़ेगा, -I1 माइनस IG टाइम्स ऑफ 10, बिल्कुल राइट है। यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे कन्वेंशनल करंट और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस लिखना पड़ेगा, कितना IG प्लस I माइनस I1 और साथ में रेजिस्टेंस कितना है तो 5। यहाँ पहुँचेंगे फिर से डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस कितना 15IG बराबर 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -I1 ओहो हो 10 से मल्टीप्लाई करो, -10। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, अगर आप जल्दबाजी करेंगे कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, अगर एक बार मिस्टेक हो गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मिस्टेक नहीं करना है। -10I1 प्लस 10IG और यहाँ पे हो जाएगा +5IG प्लस 5I माइनस 5I1 प्लस 15IG बराबर 0। आपने ब्रैकेट को आसानी से ओपन कर लिया। सबसे पहले I को पकड़ो, I यहाँ पे है 5I है, लिख लो 5I बिल्कुल। फिर पकड़ो आप I1 को, I1 यहाँ पे -10I1 है, यहाँ -5I1 है तो हो गया -15I1। फिर IG पकड़ो 10IG 5IG एंड 15IG, इसका मतलब 15 5 20 20 10 30IG बराबर 0। ये आपने इक्वेशन बना लिया कौन सा। अगर आप चाहो इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर सकते हो। अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा डियर स्टूडेंट I1 माइनस 3, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 5I है, I माइनस 3I1 प्लस 6IG बराबर 0। ये आपने इक्वेशन सेकंड बना लिया। इसको भी हम ब्रैकेट बंद कर, बड़े इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। अब इसके बाद ध्यान दो डियर स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, तीसरा इक्वेशन बनाना है। तीसरा इक्वेशन हम बनाने के लिए क्या करेंगे, A हम यूज करेंगे, ये बाहर वाला लूप, ये वाला सपोज करेंगे ऐसे। तो हम यहाँ पे करेंगे अप्लाई KVL किसमें, इन लूप A B C E और A, इसमें अप्लाई करना है। तो AB का मतलब ये हो जाएगा -100I1 सेम डायरेक्शन में है और ये भी माइनस होगा, माइनस कितना है 10 और साथ में I1 माइनस IG। इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पहुँचेंगे माइनस से प्लस तो प्लस हो जाएगा और एक क्वेश्चन में गिवन है 10 वोल्ट है, इसका मतलब ये हो जाएगा +10
बराबर 0। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हो जाएगा -100I1 और यहाँ हो जाएगा -10I1 और ये +10IG और ये हो जाएगा +10 बराबर 0। 110I1 +10IG, इसका मतलब ये हो जाएगा 110I1 और ये हुआ प्लस अगर हम इसको लिखना चाहें, ये माइनस है ये प्लस है, ओके, तो कितना आएगा? सही है, बिल्कुल सही है। तो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा, ये माइनस में होगा ये और यहाँ हो जाएगा ये +10IG और ये +10 बराबर 0। अगर हम पूरे क्वेश्चन को माइनस से डिवाइड कर दें, -10 से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा आपको? ये हो जाएगा 11I1 और -IG +1 बराबर 0। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। बहुत ही बेहतरीन इक्वेशन आपने बनाया। तीसरा इक्वेशन बन गया। अब डियर स्टूडेंट आपने 3 इक्वेशन बना लिए हैं। इन तीनों को सॉल्व करके आपको IG की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। I1 IG में इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। अगर आप I1 IG में इक्वेशन बना लो तो 2 इक्वेशन हो जाएंगे, वहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि I को कैंसल आउट करना है। I को दोनों इक्वेशन से कैंसल आउट करना है। कैसे कैंसल आउट करेंगे? अगर हम यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को और फिर इससे माइनस कर दें तो I कैंसल आउट हो जाएगा। बिल्कुल, देखो ध्यान दो। अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट? 12 से मल्टीप्लाई करना है किस इक्वेशन में? तो आंसर है इक्वेशन नंबर 2 में। 12 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 12I और यहाँ हो जाएगा -36I1 और ये प्लस हो जाएगा 12 6 जा 72IG। ओके, ठीक है, हाँ बिल्कुल, बराबर 0। अब इसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसको यहाँ से घटा देना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे आपने 12 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा। यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये गया कैंसल आउट और +36I1 -32, इसका मतलब +4I1 और यहाँ पे कितना होगा? 72 - 3 मतलब -75IG बराबर 0। आपने ये इक्वेशन बना लिया। इक्वेशन नंबर आपने बना लिया, ये है 4। ध्यान दो, इक्वेशन 4 आपने बना लिया। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करना है। दोनों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे हम? अब आपके पास 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स हैं। अगर हम यहाँ पे I1 की वैल्यू यहाँ से निकाल करके पुट कर दें, इसको सिंप्लीफाई कर दें तो सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 4 से I1 का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 4I1 की वैल्यू 75IG, तो यहाँ से I1 हो जाएगा 75IG/4। ये आपने I1 का मान निकाला और ये पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 3। ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि IG आपको चाहिए तो I1 को रिमूव कर दो। तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई कितना आएगा? 75/4IG और -IG -1 बराबर 0। पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 मल्टीप्लाई 75 कितना होगा? 11 5 जा 55 और इसके बाद 11 5 55, 11 फतेह 77, 5 82, 825 IG आएगा ये। और यहाँ हो जाएगा -4IG और -4 बराबर 0। -4 यहाँ से हो जाएगा माइनस, इसका मतलब 821 IG -4 बराबर 0। इसका मतलब IG की वैल्यू हो गई 4 /
821 एम्पियर, ये हो गया करंट। कितनी आसानी से आपने फाइंड आउट कर लिया। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आई थिंक इसका आंसर आता है 4.87 मिली एम्पियर, ये आंसर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये, बड़ी आसानी से आपने फाइंड आउट कर लिया। आप देख रहे हैं कितना लंबा ये सवाल था, बट आपने सिर्फ एक ही तरीका यहाँ पे यूज किया हुआ है, सिर्फ KBL एंड KCL। अगर आपको KBL और KCL अप्लाई करना आता है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं प्रॉब्लम होगी ऐसे क्वेश्चन करने में, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप ऐसे और क्वेश्चन ट्राई करिए जो KBL और KCL पे हों, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन होगा वो है व्हीटस्टोन ब्रिज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग पढ़ेंगे कल। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप खुश रहें, एंजॉय करें, बिल्कुल टेंशन न लें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। फिजिक्स फीलिंग सब्जेक्ट है, जब आपको फीलिंग क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए तब आप समझिए कि आपको फिजिक्स आना चालू हो गया है। थैंक यू सो मच।